Hello, CLAT aspirants. My name is Rashi Suredia and welcome to the YouTube channel of CLAT Preparation by Adda. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो 10 अप्रैल 2026 में हुआ है, विच इज जस्टिस यशवंत वर्मा का रेजिग्नेशन। जस्टिस यशवंत वर्मा ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से एंड इनको लेके पिछले साल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जिसके अगेंस्ट में एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस इनके अगेंस्ट स्टार्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी एंड उसी के बीच में ही हैज resigned. So we will look into anything and everything that we need to know about this case. CLAT के perspective से क्या important होएगा, I will let you know of that as well. तो let's begin. First and foremost, सबसे पहले समझते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा है कौन, क्या किया है उन्होंने, कब उनका एनरोलमेंट हुआ था, कब उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई एंड क्या रिगार्ड्स रहा है उस कंट्रोवर्सी का। ठीक है, तो 1992 में ही एनरोल्ड हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट। 2021 में ही वाज एलिवेटेड टू दिल्ली हाई कोर्ट, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज बन गए थे 2021 में। 2025 में उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये 21 से लेके 25 तक का जो टाइम पीरियड है, इसी में उनके अगेंस्ट हुई थी एक कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी किस चीज से रिलेटेड थी उसके ऊपर हम बस 2 मिनट में आएंगे, लेकिन इफ यू आर समबडी जो कॉन्स्टेंटली करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रख रहा है, यू वुड नो ऑफ दिस वेरी वेल। एनीवे, नाउ कमिंग टू 2026 में क्या हुआ है, इन्होंने टेंडर कर दिया अपना रेजिग्नेशन किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एज पर विच आर्टिकल, एज पर आर्टिकल 217(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली ये कहता है कि जो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए लागू होते हैं, सेम टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं हाई कोर्ट जजेस के लिए लागू। तो वी लुक इनटू व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी। ठीक है, तो मार्च 2025 में जाते हैं हम इस चीज के लिए। लेट्स रिवाइंड बैक टू मार्च 2025। व्हाट हैड हैपेंड, कैश वाज डिस्कवर्ड। अगर एक जिस्ट में बताया जाए तो इनके अगेंस्ट कैश डिस्कवर हुआ था, बट डेप्थ में समझते हैं कंट्रोवर्सी क्या थी। 14 मार्च 2025 को जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, तब इनके घर पे एक फायर ब्रेकआउट हुई, फायर आग लग गई इनके घर पे। इनके ऑफिशियल दिल्ली रेजिडेंस में, जो इनका ऑफिशियल दिल्ली रेजिडेंस है, वहां पे आग लग गई 14 मार्च को। फायर फाइटर्स बुलाए गए, ऑब्वियसली आग है, आग को बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। एंड जो फायर फाइटर्स ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिस्कवर करा लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश इनके घर से मिला फायर फाइटर्स को उस आग के लिए। जब वो देख रहे थे कि कहीं पे कोई इंसान फंसा नहीं हुआ है, कहीं पे कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं और पे कोई आग की पॉसिबिलिटी बढ़ तो नहीं रही है, उस सबको जब वो संभालने की कोशिश कर रहे थे, जब वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने डिस्कवर करा है कैश। अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ जितना कैश मिला था, जिसमें से मच ऑफ इट वाज रिपोर्टेडली बर्न। मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि आग लगी थी, इट वाज फाउंड टू बी बर्न्ड। कितना अमाउंट, अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ जितना अमाउंट मिला था। अब ये चीज मीडिया में आने लग गई। इंसिडेंट हुआ हमारा 14 मार्च को, ये चीज मीडिया की सुर्खियों में आने लग गई अराउंड 21 मार्च, 21 टू 22 मार्च के आसपास। एंड नेशन वाइड आउटरीच हुआ एंड मीडिया स्टॉर्म हुआ कि एक जज के घर पे इतने अमाउंट में कैश कैसे मिल सकता है, राइट? कोई चीज है जो छुपाई जा रही है, क्या ये करप्शन का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, किस टाइप का केस है, वो चीज समझने के लिए एक खबर फैलने लग गई मीडिया हाउसेस के थ्रू एंड पब्लिक नॉलेज में ये चीज आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च कर दी इसके अगेंस्ट एक इन हाउस इंक्वायरी। इस इंक्वायरी पर हम अभी जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन हुआ ये, एज ऑफिशियल पर्पज से इनके जुडिशियल वर्क को स्टॉप कर दिया गया। इमीडिएटली इनका जितना भी जुडिशियल वर्क था उसको दैट वाज पुट टू अ स्टॉप एंड ही वाज ट्रांसफर्ड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये जो प्रैक्टिस है ना जज को ट्रांसफर कर देने की व्हेन दे आर इन कंट्रोवर्सी, ये मोस्टली आपको सिर्फ इंडिया में ही दिखाई देगी। ठीक है, नाउ लेट्स गेट टू इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी बिठाई गई इनके अगेंस्ट, वो एस्केलेट हुई एंड अल्टीमेटली इनके अगेंस्ट इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। कि इंपीचमेंट कवर कहाँ होता है, 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंपीचमेंट के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो एक इन हाउस इंक्वायरी हुई जो देखने वाली थी इनटू दिस एलिगेशंस, जो एलिगेशंस इनके अगेंस्ट लगी थी कि 15 करोड़ जितना कैश मिला है इनके घर से। उस इंक्वायरी के लिए एक कमिटी फॉर्म हुई। कमिटी में 3 मेंबर्स थे। कमिटी फॉर्म किसने करी, जो हमारे देन चीफ जस्टिस थे खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना ने। ठीक है, जस्टिस खन्ना ने इंक्वायरी के लिए एक कमिटी वो करवाई।
राइट। 3 मेंबर्स कमिटी थी एंड उनकी फाइंडिंग ये थी कि जितनी भी एलिगेशंस हैं वो डीम्ड है एंड उनकी क्रेडिबिलिटी है। द एलिगेशंस आर नॉट इन फैक्ट एन एलिगेशन, इट इज द ट्रूथ, इट इज द रियलिटी। तो चीफ जस्टिस ने रेकमेंड करा गवर्नमेंट को फॉर इम्पीचमेंट की इनिशिएशन। द चीफ जस्टिस फाउंड हिम टू बी गिल्टी एज पर द इंक्वायरी कमिटी की फाइंडिंग्स एंड ही रेकमेंडेड इट टू द गवर्नमेंट कि इनको इम्पीच कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये हुआ एंड देन पार्लियामेंट में इसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। आगे बढ़ के देखते हैं क्या हुआ। तो पहले समझ लेते हैं हाउ डज एन इम्पीचमेंट वर्क इन इंडिया, राइट। द फर्स्ट थिंग इज एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इंक्वायरी कमिटी फॉर्म्ड होती है अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, जजेस के कॉन्डक्ट को भी रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है वो है हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट। जैसे हम पढ़ते हैं एडवोकेट्स एक्ट, एडवोकेट्स को गवर्न करता है, वैसे जजेस के कॉन्डक्ट को गवर्न करने के लिए वी हैव जजेस इंक्वायरी एक्ट। अब इसमें होता क्या है, जरूरत किस चीज की होती है, एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और का क्लॉज है, एंड का नहीं, और 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा हैव टू अग्री एंड साइन टू दिस मोशन। ठीक है, एंड स्पेशल मेजोरिटी वोटिंग से होती है इम्पीचमेंट। स्पेशल मेजोरिटी वोटिंग ये एक स्टार मार्क चीज है, बिकॉज वी आर अवेयर कि डिफरेंट टाइप की मेजोरिटीज होती है ना, सिंपल मेजोरिटी होती है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। एंड रिमूवल ऑर्डर आता है फिर प्रेसिडेंट से आफ्टर ऑल दीज स्टेप्स आर कंप्लीटेड। नाउ कम हियर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इम्पीचमेंट की बात की गई है आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में। ठीक है, 218 ये कहता है कि certain procedures are applicable which are applicable to Supreme Court judges will also apply to High Court judges। ये दोनों आर्टिकल नंबर्स आप लोगों के लिए स्टार हो जाते हैं, याद रखने की जरूरत है इन्हें। ग्राउंड्स क्या होते हैं किसी जज को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए? पहला ग्राउंड है आपका प्रूवन मिसबिहेवियर एंड द सेकंड इज योर इनकैपेसिटी। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो ये वाला पॉइंट है इसको रिलेट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या बात करी कि 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा या फिर 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विल हैव टू अग्री टू द मोशन, राइट। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, 150 मेंबर्स ऑफ लोकसभा ने अग्री कर दिया एंड 54 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ने इस मोशन को सपोर्ट करा। सो क्लियरली मेजोरिटी जितनी की भी रिक्वायरमेंट होती है दोनों हाउसेज में वो एक्सीड कर गई एंड मोशन स्टार्ट हो गया था। थ्रेशोल्ड क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन ईच हाउस। ओके, अब इंडिया में इम्पीचमेंट का रिकॉर्ड किस टाइप का रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बात समझना, एक बात याद रखना कि अगर कोई पूछे, अगर क्लैट का सवाल आता है कि हु वाज द फर्स्ट जज जिसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन स्टार्ट हुआ था, योर आंसर वुड बी जस्टिस वी रामास्वामी। इनके ऊपर करप्शन वाले चार्जेस लगे थे, 1993 का है, लेकिन ये पूरा इम्पीचमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। वाई? बिकॉज द मोशन हैड फेल्ड इन लोकसभा, कांग्रेस ने एब्सटेन कर दिया था वोट करने से। फिर है 2011 में जस्टिस सुमित्रा सेन। कई लोगों को लगता है कि सुमित्रा सेन की इम्पीचमेंट कंप्लीट हो गई थी, बट दैट इज इन द केस। रिमेंबर, नहीं हुई है इम्पीचमेंट, कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसीजर पूरा इम्पीचमेंट का कंप्लीट नहीं हुआ था। मिस अप्रोप्रिएशन के चार्जेस थे इनके ऊपर। राज्यसभा में ये पास हो गया था लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया बिफोर लोकसभा कुड वोट ऑन इट। अंडरस्टैंडिंग, इम्पीचमेंट की प्रोसीजर फाइनल कब होता है, जब प्रेसिडेंट इस चीज को अग्री करवा देते हैं। ठीक है, अग्री कर लेते हैं प्रेसिडेंट की, हाँ जी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं प्रॉपर चैनल फॉलो करते हुए इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स खत्म की जा रही है और इनको इम्पीच किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन हो गया लोकसभा में वोट पास होने से पहले ही। फिर हमारे जस्टिस पीटी दीनाकरण, इनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग वाले चार्जेस की, लैंड्स को अनसॉलिसिटेड वे में ये ग्रैब करते थे। रिजाइन बिफोर कंप्लीशन, सेम, इन्होंने भी कंप्लीशन होने से पहले यानी इंक्वायरी स्टेज पे ही रिजाइन कर दिया। फिर आते हैं आपके जस्टिस नागार्जुन रेड्डी। इन्होंने क्या था, इनके अगेंस्ट प्रोसीजर्स स्टार्ट हुए थे लेकिन रिमूवल नहीं हुआ। एंड लास्टली अब 2026 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है जस्टिस यशवंत वर्मा। इनके घर पे कैश मिला, ठीक है, अनसॉलिसिटेड कैश। इम्पीचमेंट स्टार्ट की गई थी अमिड द इम्पीचमेंट का पुश, जो एक पुश मिल रहा था इम्पीचमेंट होने का, उससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ऑलराइट, अब मैंने आपसे क्या पूछा था कि अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा जज है जिसके फर्स्ट टाइम अगेंस्ट इंडिया में इम्पीचमेंट की प्रोसीजिंग स्टार्ट हुई थी, आंसर है हमारा जस्टिस वी रामास्वामी। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से चीफ जस्टिस हैं जिनके अगेंस्ट इंडिया में इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई है, सो अंडरस्टैंड आंसर इज दिस,
कहाँ गई स्लाइड, या द फर्स्ट चीफ जस्टिस अगेंस्ट whom impeachment procedure initiated, remember not completed, only initiate, it was already in the offing, वो start करा गया था, complete नहीं हुआ था, that was justice दीपक मिश्रा, ठीक है, but it was denied by राज्यसभा के चेयरमैन. नाउ यू अंडरस्टैंड, क्लैट का पेपर आपको कंफ्यूज कर सकता है, या तो वो आपसे पूछता है कौन से चीफ जस्टिस, ठीक है, या वो आपसे पूछ सकता है कौन से जज, ठीक है, दोनों चीजों का डिफरेंस है, दोनों चीजों को याद रखना है हमें. ऑलराइट, चलो, कोई भी जज आज तक इंडिया में सक्सेसफुली इम्पीच नहीं हुए हैं. ऑलराइट, अटेम्प्ट्स जरूर हुए हैं, लेकिन सक्सेसफुल रिमूवल हैज बीन 0. ऑलराइट, एंड उनमें से काफी सारों ने इम्पीचमेंट प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले रिजाइन कर दिया. तो आज तक किसी की सक्सेसफुल इम्पीचमेंट नहीं हुई है. नाउ यू अंडरस्टैंड, जो इम्पीचमेंट है ना, वो प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, क्योंकि रीजन इसका ये बनता है बच्चों कि जो आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, जो 3 हेड्स हैं, उनको बहुत सेपरेट रखा गया है. जजेस फ्रीली वर्क तभी कर पाएंगे जब उनके ऊपर किसी टाइप की इन्फ्लुएंस ना हो बाकी 2 स्ट्रक्चर्स से, राइट? तभी वो इम्पार्शियल हो पाएंगे, तभी वो बिल्कुल फेयर हो पाएंगे. अगर देयर इज नो थर्ड पार्टी इंटरफेयरिंग इन देयर डे टू डे वर्किंग्स, उनकी सैलरीज फिक्स होती हैं, उनका टेन्योर फिक्स होता है, ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट सिंपली फॉर दिस रीजन, ताकि जुडिशरी एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच बिल्कुल फ्रीली ऑपरेट कर पाए. फ्रीली का मतलब ये नहीं है दे कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नो. अंडर द पर्व्यू ऑफ लॉ वो फ्रीली, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ बायस, दे कैन वर्क, राइट? चलो, लेट्स मूव ऑन. लेकिन अब क्या हुआ है, ये 10 अप्रैल 2026 को, ठीक है, तो हमारा मॉनसून का जो सेशन स्टार्ट होता है, अगर ये इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो जाती तो ये मॉनसून सीजन की और इंडिया की पहली इम्पीचमेंट होती. लेकिन 10 अप्रैल को जस्टिस वर्मा रिजाइंड, ठीक है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट करा प्रेसिडेंट को, और उन्होंने क्या बोला है अपने उस रेजिग्नेशन में, दैट इट इज विद डीप एंग्विश, एंग्विश मीन्स पीड़ा, दर्द, इट इज विद डीप एंग्विश he has to resign from his position. All right, लेकिन क्वेश्चन आता है, why is he impeaching now? तो फर्स्ट थिंग इज, इम्पीचमेंट का जो मोमेंटम है वो इंटेंसिफाई हो गया है. लाइक आई सेड, पार्लियामेंट में आ गया था अप्रूवल, वो ऑलरेडी इन स्टार्ट हो गया था. सेकेंड, द काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म जो फेस किया गया है विया हिज पोर्ट्रेयल इन फ्रंट ऑफ द मीडिया. जो हमने इंक्वायरी की बात करी थी ना बच्चों यहाँ पे, हाँ, ये जो हमने यहाँ पे इंक्वायरी की बात करी थी कि 3 मेंबर्स की कमिटी बनी थी बाय जस्टिस संजीव खन्ना, यहाँ पे इनको एक टाइम पे ये भी बोला गया था जस्टिस वर्मा को बाय संजीव खन्ना जी कि आप खुद से रिजाइन कर दीजिए, बिकॉज द काइंड ऑफ बैकलैश यू फेस इन द मीडिया दैट ऑल्सो पोर्ट्रेज एवरीथिंग, बट ही हैड डिनाइड टू एवरी क्लेम. उन्होंने ये बोला था कि उनको फ्रेम किया जा रहा है, ये जो कैश उनके घर पे मिला है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, एंड ही इज बीइंग framed. So the kind of media backlash that you face and the kind of backlash you face from India as a country, from the people of this country, it also impacts your decisions, right? That is why he said it is with deep anguish that he has to resign. All right. And पार्लियामेंट्री प्रोब डीपेंड हो गया था. पार्लियामेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक इम्पीचमेंट की प्रोसीजर में, उसका एक मेजर इम्पैक्ट अब आने लग गया था इनके प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो इंडियन जुडिशरी है बच्चों, दैट इज इंडिपेंडेंट बट इट इज नॉट इम्यून, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट. आप फ्रीली फंक्शन कर सको, बिना किसी बायस, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के फंक्शन कर सको, दैट फ्रीडम हैज बीन गिवन टू द जुडिशरी बाय सेपरेशन ऑफ पावर्स. लेकिन दैट डज नॉट मेक यू इम्यून फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ लॉ. अगर आपका कोई मिसकॉन्डक्ट है एज अ जज, then that doesn't mean you are absolved from it, right? Okay, Indian judiciary is constitutionally independent. Like I said, separation of powers हो जाता है आपका legislature, executive and judiciary तीनों are separate. They do not interfere with functionings of each other, right? इसी चीज के चक्कर में judiciary हमारी independent है and free है, right? But the Verma case proves that it is not immune to scrutiny. अगर आप misconduct कर रहे हो, you will have to face the repercussions of it,
right? The Verma resignation highlights both the strength and the limitations of the Indian judicial accountability framework. Like I said, जितना भी आपके actions हैं, they are under some sort of scrutiny. Being a judge does not give you a right to be anything and everything. You do not become God in the eyes of law कि आप जो चाहे वो कर लो. अगर इस टाइप की मेजर एलिगेशंस आपके बिहेवियर पे लगी हैं, हमने क्या पढ़ा था, 2 ग्राउंड्स होते हैं ना, इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर. तो उन केसेस में आपको कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा. ये रहे आपके 2 ग्राउंड्स. ठीक है, ये ग्राउंड्स को याद रखना इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्लैट का पर्सपेक्टिव. ठीक है, दूसरी चीज, आर्टिकल नंबर्स आपको पता होने चाहिए अच्छे से. ठीक है, अदर देन दैट प्रोसीजर आपको इम्पीचमेंट का समझ में आना चाहिए अच्छे से कि किस तरीके से होता है. उसके अलावा व्हाट एल्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जज जो थे जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई थी वो ये थे, लेकिन चीफ जस्टिस जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट स्टार्ट हुई थी वो थे हमारे दीपक मिश्रा जी. रिमेंबर, इंडिया में आज तक सक्सेसफुल इम्पीचमेंट किसी का नहीं हुआ है. सबके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई हैं, लेकिन या तो उन्हें प्रॉपर वोटिंग्स नहीं मिल पाई है उसके अगेंस्ट, या फिर उन्होंने प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले ही रिजाइन कर दिया जजेस ने. तो ये चीज़ें हो जाती हैं आपके क्लैट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट, राइट? दैट इज प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप आपको समझ में आया है जो भी हमने यहाँ पे कवर करा है जस्टिस वर्मा के रेजिग्नेशन के बारे में. If you have any further doubts, anything, any sort of guidance you require from our end, you please join our Telegram channel. सारे links आपको description box में मिल जाते हैं. Definitely follow, सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन रखो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आए. And with that, we'll wrap up this video. Thank you.